नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पिछले 24 घंटे में उज्जैन, नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर और इंदौर से इलाज में हुई बदइंतजामी की तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं कि सरकार जब नियम बना चुकी, सरकार जब सख्ती दिखा चुकी, सरकार जब तय कर चुकी कि ऑक्सीजन से लेकर कोरोना के इलाज में संजीवनी कहा जाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन जरूरतमंद मरीजों को मुहैया होगा, तब चूक कहां है, दिक्कत कहां है सिस्टम में खामी कि उज्जैन में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होती है और परिवार के आरोप लगाते हैं कि इनमें से 5 मौतें ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से हुई हैं। इंदौर और जबलपुर के निजी और सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत वाकई है या कालाबाजारी के लिए दिखाई जा रही है? क्यों इंदौर और जबलपुर के दवा बाजार में इस इंजेक्शन के लिए लग रही हैं लंबी लंबी कतारें? सरकार ने प्राइवेट और निजी लैब में कोरोना जांच के रेट तय कर दिए हैं, बावजूद इसके 700 रुपए के आरटी-पीसीआर टेस्ट के 1200 रुपए लिए जा रहे हैं। सवाल यह है कि सीएम शिवराज जांच के साथ इलाज की गारंटी के लिए सख्त फैसले ले रहे हैं, गाइडलाइन बना रहे हैं, तब इसे लागू करवाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कलेक्टर साहब, आखिर जवाब तो देना होगा। उज्जैन में एडिशनल कलेक्टर सुजान सिंह रावत पर उतर रहा यह गुस्सा कोरोना मरीजों की मौत के बाद का है। 36 घंटे में 10 मरीजों की मौत। परिजनों का आरोप है कि माधन नगर अस्पताल में 5 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। एससी मोर्चे का उपाध्यक्ष है और यहाँ पर उसको कल 4 बजे उसने बोला कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं स्वस्थ हूँ। रात को 11:15 बजे उस आदमी ने मैसेज डाला कि बोले मेरी यहाँ पर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मेरी जान को खतरा है। और हम जब से इनको कह रहे हैं तो अब चलो ठीक है, और भगवान की दुआ से भगवान परमात्मा के पास गया, वापस तो नहीं आ पाएगा, पर कम से कम उसकी लाश बादी तो हमको जल्दी दे दे। आप सभी लोग के साथ में सब जितने के साथ में के साथ में है, साथ में थे और साथ में ही रहेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण तेज है और चुनौती बन गया है जान बचाने के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन। नरसिंहपुर जिला अस्पताल में एक कोरोना संक्रमित महिला की मौत। परिवार वालों का दर्द कि वक्त पर इंजेक्शन मिल जाता तो मरीज को बचाया जा सकता था। इंदौर के दवा बाजार में घातक संक्रमण भूलकर कतार लगाए परिजनों की ये तस्वीरें भी देखिए। मेडिकल स्टोर खुलने से पहले लग जाती हैं कतारें कि वक्त पर कोरोना के इलाज में जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके, लिहाजा पुलिस बल तैनात करना पड़ रहा है। जबलपुर की ये कतारें भी देखिए, जहां निजी और सरकारी अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत। दवा बाजार में ये खास इंजेक्शन 985 रुपए से लेकर 5400 रुपए में उपलब्ध है। सवाल ये कि बेहद जरूरी इस इंजेक्शन की किल्लत क्यों है? जाहिर है ऐसे में ये अव्यवस्थाएं सियासत का मुद्दा बनेंगी। कोरोना को प्रबंधन, ऑक्सीजन की कमी, दवाओं की कमी, इन सब बातों को लेकर आज अस्पतालों में कानून व्यवस्था की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में भी अगर वो जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को तोड़ने के भरसक प्रयास करे, उनसे बातचीत का रास्ता नहीं निकाल रही है सरकार, ये बहुत ही दुखद है। हालांकि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बार बार लगातार ये हिदायत दे रहे हैं कि मरीजों को इलाज में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बाकायदा प्रोटोकॉल तय किए जा रहे हैं, जांच के रेट तय किए जा रहे हैं। अब जो कायदे बनाए गए हैं उनको अमल में लाने की जिम्मेदारी तो सिस्टम की है। अभी कोविड की भी मैंने उच्च स्तरीय समीक्षा की है और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा।
चुनौती ये कि संकट भरे इस वक्त में महामारी को कैसे रोका जाए, जो इसकी चपेट में आ गए हैं उनके हालात कैसे सुधारे जाएं। इंदौर में जहां संक्रमण 1000 को छूने वाला है, वहां दवा के लिए ऐसी लंबी कतारें शर्मनाक है। जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर, उज्जैन, कलेक्टर साहब, सिस्टम को कसने की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ तो उम्मीद की तस्वीरें दिखाइए। उज्जैन में आनंद निगम, जबलपुर में प्रतीक मोहन अवस्थी, इंदौर में विकास सिंह चौहान और नरसिंहपुर में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेहद तेजी से, बेहद रफ्तार के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। चिंता बढ़ाने वाला है और इसीलिए तमाम फैसले भी सरकार ले रही है। कई फैसले जिससे जनता को राहत मिले, चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट या दूसरे टेस्टों की फीस तय कर देना या फिर दूसरे कई कड़े फैसले। हालांकि 2 दिन का लॉकडाउन का फैसला भी सभी छोटे बड़े शहरों में सरकार ने, सीएम ने लिया है। हालांकि वो बार बार कहते हैं कि लॉकडाउन लगाना नहीं चाहते और लॉकडाउन से लोगों का व्यवसाय भी प्रभावित होगा, लेकिन फिर भी मजबूरीवश कुछ कड़े फैसले जरूर सरकार को लेने पड़ रहे हैं। लेकिन एक बात और साफ कर दें, हमारी इस डिबेट का पूरा आज फोकस ये होगा कि जनता को राहत कैसे मिले। हमारी कोशिश यही होगी कि जनता पर बात हो। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। जेपी धनुपिया जी हैं, अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग आयोग, साथ ही रजनीश अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री बीजेपी, आशीष व्यास जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। आशीष व्यास जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। सीएम शिवराज तमाम फैसले ले रहे हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं, ऐसे फैसले ले रहे हैं कि जनता के लिए हों, जनता के हित के फैसले हों, लेकिन सवाल तब उठता है जब ये फैसले जमीन पर नहीं उतरते। आखिर प्रशासन क्या पंगु हो गया है? आशीष व्यास जी। देखिए, यदि शिवराज जी के आज के बयान को हम समझें तो उन्होंने कहा है कि मैंने कोरोना की उच्च स्तर पर समीक्षा की है। तो यदि शिवराज जी उच्च स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं और उसका महत्व समझ रहे हैं तो ये बहुत गंभीरता से देखा, समझा और परखा जाना चाहिए कि निम्न स्तर पर उसके महत्व को कितनी मान्यता दी जा रही है। क्योंकि ये सीधे सीधे, जैसे कि विपक्ष आमतौर पे आरोप लगाता है कि प्रशासनिक नियंत्रण या तो निरंकुश है या ऊपर राजधानी से चले आदेश नीचे तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये एक गंभीर चिंता का विषय है। हम इसको स्तरों के अंतर को न देखते हुए इस रूप में जरूर समझा, देखा और परखा जाना चाहिए कि नीचे इसका असर क्यों नहीं हो रहा है। और ये मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा और चिंताजनक विचार है। एक ऐसा सवाल है जिसपे बहुत गंभीरता से इसकी विवेचना होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का या प्रशासन का असली परीक्षण तो आपदा में ही होता है। आपका क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा है, तभी आपकी उपयोगिता सिद्ध और प्रमाणित हो पाती है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही है। रजनीश अग्रवाल जी, सरकार की सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। सरकार फैसले ले सकती है, लेकिन जमीन पर उतारना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन आप संगठन से जुड़े व्यक्ति हैं और बीजेपी का बहुत बड़ा संगठन है। मेरा यह कहना है कि उस बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल क्यों नहीं करती पार्टी, ताकि यह पता लगे कि लूप होल्स कहां हैं जिन्हें दुरुस्त किया जा सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रशासन को पूरी तरह से हम अविश्वास करके कटघरे में खड़ा कर दें, मुझे लगता है न्याय संगत नहीं होगा। चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सामान्य प्रशासन विभाग हो, राजस्व विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, क्योंकि इन्हीं की बदौलत मध्य प्रदेश ने पिछली जो लहर आई थी उसमें तेजी के साथ में नियंत्रण पाया था। लोग यही थे, नई भर्ती नहीं हुई है अभी, लोग वही थे, उन्होंने ही अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से निभा किया था। कुछ तो काल कबलित हो गए और इस बीच में कुछ लोगों ने अपने परिवारों के साथ में लंबा वियोग झेला है। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से उनको खारिज कर दें, ये उचित नहीं है। हाँ, दूसरी लहर तेजी से आई महाराष्ट्र के कारण। छोटा सा सवाल जेपी धनुपिया जी से है। जिम्मेदारी की बात हो रही है तो जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, केवल सवाल उठा देना विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। भाई, कहां खामी हो रही है, कहां गड़बड़ी है, वो भी बताइए आप। धनुपिया जी। प्रशांत जी बहुत महत्वपूर्ण बात की है आपने कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी का पत्र है जो उन्होंने सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब को लिखा है और सारे सजेशन सुझाव दिए हैं।
विपक्ष की जो सीमित साधन या उसकी अपनी लिमिटेशन होती है जी। उसमें काम किया है और कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि मैं ये मानता हूं कि पुलिस के लोग या स्वास्थ्य विभाग के लोग या प्रशासनिक दूसरे अमले के लोग काम कर रहे हैं, काम करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं सर महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं। मैं माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगा जी। बड़ी बात ये, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अधिक कैजुअल हो गए। क्या कर रहे हैं कि क्या होना राज्यों चाहिए, में क्या हो सकता है? प्रशासन भी सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के केसेस की इस अचानक बढ़ोतरी ने मुश्किलें ज्यादा पैदा की है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए फिर से युद्ध स्तर पर काम करना आवश्यक है। साथियों, इन तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारे पास पहले की अपेक्षा बेहतर अनुभव है, पहले की अपेक्षा अच्छे संसाधन है और अब एक वैक्सीन भी हमारे पास है। जन भागीदारी के साथ साथ हमारे परिश्रमी डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स, हेल्थ केयर स्टाफ ने स्थिति को संभालने में बहुत मदद की है और आज भी कर रहे हैं। आप सभी में अपने पहले के अनुभवों का प्रभावी ढंग से उपयोग अपेक्षित है। अब आप कल्पना कीजिए कि गत वर्ष इन दिनों में हमारे हाल क्या थे। हमारे पास टेस्टिंग लैब नहीं थे, इवन मास्क कहां से मिलेगा ये भी एक चिंता का विषय था, पीपीई किट नहीं था। और उस समय हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है, तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ, मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें, ताकि बाकी व्यवस्थाओं को प्रभाव न हो, और इसलिए उसको कोरोना कर्फ्यू के नाम से ही प्रचलित करें। और कोरोना कर्फ्यू एक प्रकार से लोगों को एजुकेट करने के लिए काम आ रहा है, अवेयरनेस के लिए काम आ रहा है, तो हमने इसके तरफ ध्यान देने के। लेकिन मैंने पहले कहा, अब हमारे पास व्यवस्था इतनी हो चुकी है, जरा सरकार को थोड़ी मेहनत ज्यादा पड़ती है, गवर्नेंस को टाइट रखना पड़ता है, हर चीज को माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी, ये मुझ पे विश्वास कीजिए। दूसरी बात है, हमने पिछली बार कोविड का आंकड़ा 10 लाख एक्टिव केसेस से 1.25 लाख तक नीचे लाकर दिखा दिया था। ये जिस रणनीति पर चलते हुए संभव हुआ, वो आज भी उतने ही सटीक है। और मजा देखिए, उस समय सफलता हम ही लोगों ने पाई थी, तब संसाधन भी कम थे। आज तो संसाधन ज्यादा है और अनुभव भी ज्यादा है, और इसलिए हम इस पीक को बहुत तेजी से नीचे ला सकते हैं,
पीक को ऊपर जाते रोक भी सकते हैं। और अनुभव कहता है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और आप देखिए, अब एक विषय ऐसा आया है, मैं आप सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि आप अपने राज्य की मशीनरी के द्वारा थोड़ा अगर एनालिसिस करें, सर्वे करें, और एक सवाल का जवाब हमें मिल सकता है क्या, मैं इसको सवाल के रूप में कह रहा हूं। होता क्या है कि इन दिनों कोरोना में, ये थोड़ा वेरिफिकेशन का विषय है लेकिन आप भी उसको राज्य में करवा सकते हैं। पहले कोरोना के समय क्या होता था, हल्के फुल्के सिम्टम्स पे लोग डर जाते थे तो तुरंत एक्शन लेते थे। दूसरा, इन दिनों बहुत पेशेंट असिम्टोमेटिक है और उसके कारण उनको लगता है तो ऐसे ही थोड़ा जुकाम हो गया, ऐसा हो गया, कभी कभी तो वो भी नजर नहीं आता, और उसके कारण वो परिवार में पहले की तरह ही जिंदगी जीते हैं और परिणाम स्वरूप पूरा परिवार लपेट जाता है और फिर इंटेंसिटी बढ़ती है। तब हमारे ध्यान आता है जो आज परिवार जो इसमें लपेट में आ रहे हैं, उसका मूल कारण है शुरुआत एसिम्टोमेटिक से होती है और केयरलेस होती है। उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है प्रोएक्टिव टेस्टिंग। हम जितना ज्यादा टेस्टिंग करेंगे तो एसिम्टोमेटिक जो पेशेंट होगा वो भी ध्यान में आ जाएगा, तो परिवार में होम क्वारंटाइन वगैरह ढंग से कर लेगा। वो परिवार के साथ जैसे नॉर्मल जिंदगी जीता है वो नहीं जिएगा, और इसलिए पूरा परिवार जो आज सब लपेट में आ जाता है उसको हम बचा सकते हैं। और इसलिए हम अभी चर्चा जितनी वैक्सीन की करते हैं उससे ज्यादा चर्चा हमें टेस्टिंग की करने की जरूरत है, बल टेस्टिंग पर देने की जरूरत है। और हमने सामने से टेस्टिंग के लिए जाना है, उसको तकलीफ हो और फिर टेस्टिंग करने के लिए आए और फिर उसको पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाए, और वो मैं समझता हूं क्रम हमारे लिए थोड़ा बदलना पड़ेगा। हमारे पास वायरस को कंटेन करने के लिए एक अहम तरीका है कि हम ह्यूमन होस्ट को कंटेन करें। मैंने पहले भी कहा था, ये कोरोना एक ऐसी चीज है कि जब तक आप उसको लेकर के नहीं आओगे घर में नहीं आता है, और इसलिए ह्यूमन सोर्स जो है हर एक को हमने जागरूक करना पड़ेगा, उसने नियमों का पालन करना होगा, ये बहुत आवश्यक है। और निश्चित तौर पर इसमें टेस्टिंग और ट्रैकिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। हम टेस्टिंग को लाइट न लें, टेस्टिंग को हमें हर राज्य में इतना बढ़ाना होगा कि पॉजिटिव रेट कैसे भी करके 5% के नीचे ला करके रख जाए। और आपको याद होगा शुरू में जब कोरोना की खबरें आने लगी तो हमारे यहाँ कंपटीशन होने लगी, वो राज्य तो निकम्मा है वहाँ बहुत बढ़ गया, फलाना राज्य बहुत अच्छा कर रहा है, राज्यों की आलोचना करना बड़ा फैशन हो गई थी। तो पहली मीटिंग में मैंने आप सबसे कहा था कि संख्या बढ़ने से आप जरा भी चिंता मत कीजिए, उसके कारण आपका परफॉर्मेंस बुरा है, प्रेशर में मत रहिए, आप टेस्टिंग पर बल दीजिए। और वो बात मैं आज भी कह रहा हूँ, संख्या ज़्यादा है इसलिए आप गलत कर रहे हैं, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप टेस्टिंग ज़्यादा करते हैं, उसके कारण पॉजिटिव केस नज़र आते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता वही है। और जो आलोचना करने वाले हैं, थोड़े दिन आलोचना सुननी पड़ेगी, लेकिन रास्ता तो टेस्टिंग का ही है। टेस्टिंग के कारण आंकड़ा बड़ा आ जाता है, आने दीजिए। उसके कारण कोई राज्य अच्छा है, कोई राज्य बुरा है, ऐसा मूल्यांकन का तरीका ठीक नहीं है। और इसलिए मेरा आपका आग्रह है कि इस प्रेशर से बाहर निकल जाइए, टेस्टिंग को बल दीजिए, भले पॉजिटिव केस ज़्यादा आते हैं आने दीजिए, लेकिन उसी का तो हम उपाय कर पाएंगे। और हमारी टारगेट 70% 70% RT-PCR टेस्ट करने का है। कुछ जगह से मेरे पास खबर आई है, मैंने वेरीफाई नहीं किया है, कि कुछ लोग जो RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं उसमें जो सैंपल लेते हैं उसमें बहुत लेथार्जिक है।
ऐसे ही मुंह के आगे ही से सैंपल ले लेते हैं। ऐसा है, बहुत गहरे जाकर के सैंपल लिए बिना रियल रिजल्ट मिलता ही नहीं है। अगर आपने ऊपर ऊपर से ले लिया मुंह में थोड़ा सा डाल करके, तो जो रिजल्ट आएगा वो तो नेगेटिव ही आने वाला है। और इसलिए जब तक सुई को अंदर डाल करके सैंपल नहीं लेते हैं, जिन राज्यों में ये हो रहा है इसको रोकने के लिए कोशिश कीजिए। भले पॉजिटिव केस बढ़े, चिंता मत कीजिए, लेकिन पॉजिटिव केस होगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो नहीं होगा तो वो घर में फैलाता रहेगा, पूरे परिवार को, पूरे मोहल्ले को, पूरे टेनामेंट को, सबको लपेट लेगा। हमने पिछली मीटिंग में भी इस पर चर्चा की थी कि RT-PCR टेस्ट बढ़ाने की जरूरत है। और फिर मैं कहता हूं कि प्रॉपर सैंपलिंग और प्रॉपर होना चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लैब सबको निगेटिव दे रही हैं, कुछ लैब सबको पॉजिटिव दे रही है, तो ये तो अच्छी चित्र नहीं है, तो कहीं कुछ कमी है। और ये गवर्नमेंट, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप। नरेंद्र मोदी भी एक बात कह रहे हैं कि प्रशासन पहले के मुकाबले कुछ सुस्त है, और दो तीन बातें और कही नरेंद्र मोदी ने कि लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कोरोना संक्रमण को। हमारे साथ आज चर्चा के लिए 3 खास मेहमान थे। माफी चाहूंगा आप सभी से, चर्चा हम आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन महत्वपूर्ण चूंकि बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे थे। शुक्रिया जेपी धनुपिया जी, रजनीश अग्रवाल जी, आशीष व्यास जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। चर्चा में बस इतना ही।